अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंस्पायर केमिस्ट्री सेंटर में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मुफीद और बहुत ही फ़ायदेमंद चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। शुरू करने से पहले मैं आपको पहले थोड़ी सी बात रिएक्शन के बारे में बता दूं कि रिएक्शन कहते किसे हैं और रिएक्शन होता क्या है। ये जानना हमारे लिए इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिएक्शन ही हमारे अंदर, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के फील्ड में हो या आपके डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज हो, रिएक्शन के बगैर किसी काम का होना पॉसिबल ही नहीं है। यानी रिएक्शन में पुरानी चीजों को नई चीज में बदल देना, हम उसको रिएक्शन का नाम देते हैं। अब साइंस के लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जो पुराने सब्सटेंस होंगे उनको हम नए चीजों में बदल देंगे, उसको हम रिएक्शन कहेंगे। अब पुरानी चीजें क्या हैं और नई चीजें क्या हैं, तो अगर हम ये बात करें तो इसमें आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे उसको आप देखने की जब कोशिश करेंगे तो आपके पास देखिए कौन सी बात आ सकती है। तो रिएक्शन की जो हमेशा कैटेगरी होती है वो पहले बताना जरूरी है कि अगर हम रिएक्शन की बात करें तो बेसिकली रिएक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले रिएक्शन का नाम रिडॉक्स होगा और दूसरे रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। इसके अलावा जो रिएक्शन है हमारे पास प्रिसिपिटेशन भी होता है, यानी कि उसमें चीजें जो है ना ऑक्सीडाइज होती हैं न रिड्यूस होती हैं, फिर भी हमें उस रिएक्शन को पढ़ना है, देखना है और समझना है। हर एक चीज में जैसे हम किसी से मशवरा करते हैं तो मशवरा करने का मतलब अपनी बातों को दूसरे के साथ शेयर करना और उसकी बातों को अपने साथ शेयर करना। और अगर दोनों बातें एक दूसरे के लिए मुफीद होती हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा शेयरिंग है, यानी कि हम बात करने वाले कम से कम दो लोग होंगे। तो इसमें जो कंपोनेंट होगा उसके बेसिस पर जब हम बात करेंगे तो आप रिडॉक्स के कंपोनेंट की बात करेंगे तो इसमें दो चीजें आएंगी। एक का नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और दूसरे कंपोनेंट का नाम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे मैंने कहा कि हम किसी से बात करते हैं और वो हमसे बात करता है और हम लोग एक मशवरा पाते हैं कि नहीं अपने बच्चों को या बच्चों को पढ़ना चाहिए, एक उसके लिए अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। अकेले आप इस चीज को तय नहीं कर सकते। इवन घर में भी बात करें तो एक मर्द, एक औरत, एक माँ और एक बाप जो है इस बात को डिसाइड करते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए। तो किसी भी रिएक्शन के लिए उसके कंपोनेंट का पहले मेरा जानना जरूरी है, और जो कंपोनेंट है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आएंगे तो आपसे कोई पूछे कि इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो अब कंपोनेंट जैसे मान लीजिए आपसे कभी किसी से लड़ाई और झगड़े हो जाए तो आप देखते होंगे कि एक आदमी जीत जाता है और दूसरा आदमी हार जाता है। कभी ऐसा होता है कि दोनों जो है बराबरी पे रह जाते हैं। जैसे क्रिकेट मैच अगर हो तो एक दूसरे से जो है टाई मैच जब हो जाता है तो आप क्या कहते हैं, जब मैच टाई हो गया तो यानी कि दोनों ने बराबर स्कोर किए। अब जब बराबर स्कोर करेंगे तो हम कहते हैं कि दे आर न्यूट्रल, किसी को जो है विनर नहीं कहा जाता। और केमिस्ट्री में ऐसी ही बात है, एक कंपोनेंट इसका एसिड होगा और दूसरा बेस होगा। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ये दोनों एक दूसरे को। तो आपसे कभी भी कोई पूछे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो कौन होगा, तो मैं समझता हूं कि आप जवाब देने के लायक हैं। और अगर जवाब आप दे सकते हैं तो मैं समझता हूं आपको कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं कि अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, यही आपको समझना और बताना है। तो सबसे पहले मैंने इसको फ्रेम किया है आपके लिए कि इसके दो कंपोनेंट हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल देखिए,
मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, ये हमारे पास जिंक है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है जैसा कि आप जानते हैं। तो ये देखिए हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहा है और इस रिएक्शन का नाम हमने यहाँ लिखा है कि ये रिएक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे हैं ये आपको समझना होगा। ये जो हाइड्रोजन है, ये जिंक हमारा इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। अब इसका नेचर हमारा क्या है, ये एसिड है हमारा और ये जो हमारा मेटल है। अब ये मेटल है और ये एसिड है, तो इसका मतलब है कि मेटल और एसिड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। लेकिन अब हमें इस एजेंट के बिना पे बात करनी है, तो इस एजेंट के लिए अगर हम लिखें, ये देखिए इसमें आर आ रहा है और इसमें ए आ रहा है, तो इस रिड्यूसिंग एजेंट को आप लिखिए आर ए और यहां ए डाल दीजिए। तो अब यहां रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो किसको कहेंगे, तो ये मेटल जो है बेटा, ये मेटल जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब ये एसिड है तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये इसको OA लिख दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। यहां देखिए, अब इसी तरह से जब आप आगे बढ़िएगा तो एक और हमने लिया है जिंक और यहाँ कॉपर। यहाँ हम इसको पहले हटा देते हैं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब इसमें मैंने और भी सारे रिएक्शंस लिखे हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये देखिए यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है। तो कॉपर डिस्प्लेस होगा तो इसका मतलब ये मेटल है, तो ये डिपॉजिट होगा किसी जगह पर, जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के पढ़ने से बेनिफिट क्या है, आपको बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप आसानी के साथ समझेंगे। अब जब आसानी के साथ समझेंगे तो वो कौन कौन सी चीज आपके सामने आ सकती है, तो यहाँ देखिए मैं इसको हटा देता हूं ताकि ये चीजें जो है आपके सामने रहें। जो आपने पहले सीख लिया उससे सफिशिएंट है, आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ गौर व फिक्र करनी है हमें कि हम इसमें किसकी बात करने जा रहे हैं। ये देखिए अभी भी ये जिंक है, अब ये इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट, इसको भी हम रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये था आपका एसिड, तो इसका मतलब एक कंसेप्ट हमारे पास आएगा कि एसिड्स जो होंगे वो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। अब यहाँ देखिए ये कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं, तो जानते सल्फेट जब आता है और मेटल के साथ होता है तो ये सॉल्ट होता है। तो अब अगर कहा जाए कि सॉल्ट क्या होंगे, तो ये भी जो है देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जिंक जो है मेटल को क्यों डिस्प्लेस करता है, ये 10th स्टैंडर्ड में आपके टीचर और उस्ताद ने पढ़ाया होगा कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव होता है और कॉपर जो होता है लेस रिएक्टिव होता है। इसके लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये इसको हटा सकता है और ये इसको जो है इसके जगह को आके ले लेगा। तो जगह के हटाने को हम कहते हैं कि ये जो जगह हट रहा है ये उसके जगह को ऑक्युपाई कर रहा है, इसलिए इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम यहां मैं लिख देता हूं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कभी कभी देखिएगा कि कभी कोई क्लास का टीचर नहीं आता है, उसके बदले में कोई दूसरा टीचर आता है पढ़ाने के लिए, यानी कि उसका वो सब्स्टिट्यूट बन के आता है और वो अपनी मर्जी के हिसाब से पढ़ा के चला जाता है। अब दो वजह होती है, एक तो टीचर की कमी, छुट्टी में चाहे वो किसी वजह से, तो यहाँ छुट्टी का मसला नहीं है, यहाँ जो है प्रायोरिटी है रिएक्टिविटी के बिना पे। और आपके क्लास में कभी भी नहीं देखिएगा कि नर्सरी के टीचर को 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए। अब मेडिकल कॉलेज का कोई बच्चा हो और जो है इंजीनियरिंग करे के जो है मैकेनिकल इंजीनियर हो और उनको भेज दिया जाए भैया एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट का कोई लेक्चर लेने के लिए, या कहा जाए सर्जरी ये पढ़ा के आएंगे, भैया मैकेनिकल वाले बहुत तोड़ फोड़ जानते हैं, हाँ सर्जरी में भी काट पीट होती है, तो ये फिजिबल नहीं है। यानी कि उसी को भेजा जाएगा जो उसके लायक है। हो सकता है कि आपको जो है कोई मेडिसिन पढ़ा दे, हो सकता है कोई जो है आपको जो है फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ा दे, जो भी हो बेटा आपको वही पढ़ा सकता है जो उसके लायक होगा। अब ये नहीं कि इंजीनियरिंग वाले को मेडिकल में और मेडिकल वाले को इंजीनियरिंग में भेजा जा सकता है। तो इसलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आप देख सकते हैं। तो इस डिस्प्लेसमेंट इज अनदर एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब
हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो देखिए दो चीजें, यानी कि दो चीजें मिलके अगर एक चीज बनती है तो इस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद ये देखिए, अब हमने एक स्पेशल रिएक्शन लिखा है, दैट इज द फास्फोरस। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। अगर ये रिएक्शन किया, ये दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने दोनों को जो है आगे आपको समझाना है। फिलहाल मैं ये आपको बताते हुए चलता हूं कि फास्फोरस जब OH यानी कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो ये PH3 फॉस्फीन बनता है और H2PO2 और एक माइनस बनता है। तो इस रिएक्शन का नाम है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते किसे हैं? तो ये रिएक्शन जो है आपका वो रिएक्शन होता है कि एक ही चीज ऑक्सीडाइज भी होती है और वही चीज रिड्यूस भी होती है, यानी कि दोनों तब्दीलियां किसी एक आदमी में हो। जैसे एक आदमी जो है बहुत शरीफ है तो लोग कहते हैं कि अरे बड़ा शरीफ है। हो सकता है उसी आदमी को किसी ने जो है बदतमीजी करते हुए देखा होगा तो बोलेंगे, वो तो बोलेगा बदतमीज। अब दोनों मिल जाएंगे तो बोलेंगे अरे यार इसके साथ शराफत भी है और नजाकत भी है, यानी कि ये दोनों काम को करता है। तो यानी कि जिसकी बिहेवियर दोनों हो तो वो क्या होगा? डिसप्रोपोनेट, यानी कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन कहेंगे। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन को फर्दर जो है हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश किए हैं और ये चेंजिंग आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल है, जो आप समझ के देखिए और गौर के देखिए। अब यहां मैंने बात की कि वो तो हमारा जो इसका कंपोनेंट था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट था वो रिड्यूसिंग एजेंट था। अब हम इसके बिहेवियर को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। जैसे सब कुछ करिए, मुझे किसी से बात करनी है तो मुझे अपनी बात उसके सामने रखनी होगी। अब हम रखेंगे कैसे? यानी कि हम जो बात अपनी रखेंगे तो इसका मतलब हुआ हम दूसरे पर इंपैक्ट क्या डालेंगे, उस पर इसके असर क्या होंगे, इसके असरात क्या नजर आएंगे। तो ये जो हमारा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ये आप जब लिखिएगा पढ़िएगा तो बोल के पढ़िएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। और जाहिर सी बात है अगर मेरी बात कोई सुन रहा है तो मेरे अंदर क्या लॉस हो रहा है वो हमारी चीज होगी कि मैं रिड्यूस हो जाऊंगा, यानी कि हम करते करते काम को हो सकता है थक जाए। अब उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग के बाद रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट का फंक्शन क्या है इसको गौर से देख सकते हैं। अब ये दूसरे पर क्या इंपैक्ट डालेगा ये आपको समझना है। दूसरे को क्या करेगा? ये दूसरे को रिड्यूस करेगा और अपने क्या हो जाएगा? अपने ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब इसे समझने के लिए मैं आपको फिर से दोबारा लिख रहा हूं कि अगर इसको रिएक्शन के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंपैक्ट ऑन रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इंपैक्ट ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फाइनली ओवरऑल रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि लेना देना दोनों एक साथ होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके दरवाजे पे कोई फकीर जो है दस्तखत देने आया और कहा कि नहीं मुझे कुछ दे दीजिए, मैं भूखा हूं। तो अब भूखा हूं खिलाने वाला तो अल्लाह है, लेकिन क्योंकि जरिया आप बन रहे हैं तो आप अपने घर से खाना ला के देते हैं और दे देते हैं और वो खा लेता है। तो बोलिए खाना आपने दिया तो उसने लिया और उसका पेट भर गया, वो आपको दुआएं दिया। यानी कि लेने देने का प्रोसेस जो है यही जो है रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। अब इसमें हमने एक एग्जाम्पल रखा है। अब इसका नाम हमने एक एडिशन रिएक्शन दिया। हालांकि इस एडिशन रिएक्शन को आप फिर से कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन कह सकते हैं क्योंकि कभी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर कोई चीज दो चीज मिलके अगर एक हो जाए तो वो कॉम्बिनेशन कहलाएगा। यहां गौर से देखिए, ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, यहां एसएन है। इस क्लोरीन में आप देख रहे हैं इस एसएन के साथ दो क्लोरीन है और इस क्लोरीन में भी दो क्लोरीन एटम दिख रहे हैं आपको। लेकिन यहां आने पर क्लोरीन के नंबर 4 हो गए। काउंट करके देखिए, दो यहां है और दो यहां है, यहां भी 4 हुए। अब इस कंपाउंड में तब्दीली जो आई वो इसके इस पर आके जुड़ने से हुआ, इसलिए ये जो हमारा है नॉन मेटल है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये हमारा जो है रिड्यूसिंग एजेंट है।
अब जिसमें बढ़ोतरी होगी, जिसमें इंक्रीमेंट होगा, जो बढ़ेगा, उसका हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जरा गौर करिए, ये तो इसके साथ आके मिल गया, अब ये कुछ नहीं बचा, यानी कि जो कम हो गया वो हमारा रिड्यूस हो गया। ये आपको बात याद रखनी है। तो अब जरा गौर करिए, ये क्लोरीन नॉन मेटल है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि जनरली जो है नॉन मेटल जो होंगे, नॉन मेटल, इसमें आर लगा दिया जाए और आर क्या लिखेंगे, यहां लिखा हुआ है ओए, गाना मत गाइएगा, ओए ओए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कहीं भी आपको रटने की गुंजाइश नहीं बचेगी, आप इसको समझ सकते हैं और यहां ये लिखा भी हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ और एग्जाम्पल्स को करते हैं। ये देखिए, कपल का मतलब होता है जोड़ा। कपल का मतलब ये देखिए कपलिंग रिएक्शन, यानी कि जोड़ने का काम किया जा रहा है। अब ये हमारा, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ये इसको मिथाइल क्लोराइड कहते हैं, इसको भी मिथाइल क्लोराइड कहते हैं। ये देखिए CH3 एक यूनिट, CH3 एक यूनिट, इसको जोड़ के हमने एक नया कंपाउंड बना दिया और वो जो कंपाउंड बनाया उसमें हमारा इथेन बन रहा है। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है, ये प्रोडक्ट हमारा इथेन है, इसको आप लिख लीजिएगा। और ये देखिए ये मेटल है और ये मेटल है, तो ये क्या है, सोडियम है। तो हमने अभी आपको पीछे बताया जो मेटल है वो सोडियम है। ये देखिए अब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों को जोड़ दे रहा है और ये रिएक्शन जब होता है तो ये रिएक्शन हमेशा ईथर के प्रेजेंस में होता है। ये ऑब्जेक्टिव है इसका और इस रिएक्शन का नाम है वुर्ज रिएक्शन, याद रखिएगा, WR याद रखिए, बाद में ऑर्गेनिक में हम इसको पढ़ाएंगे। अब कपलिंग रिएक्शन जो है ये एग्जाम्पल है, इसमें आपको वुर्ज रिएक्शन मिलेगा, वुर्ज फिटिंग मिलेगा, विटिंग मिलेगा, बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे इंशाल्लाह। और हमारे क्वेश्चन इसी कॉपी से आएंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। अब देखिए हम अकेले थे, अब इसके मिलने के साथ दो हो गए। इसका बेहतर एग्जाम्पल है शादी ब्याह, दो खानदान को जोड़ दिया जाता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अब बोलिए, पहले ये अल्काइल था, अब ये अल्केन बन गया, यानी कि इथेन बन गया, बड़ा हो गया और जिंदगी में जो है देखिए सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया। अब इसका कोई भी इस्तेमाल करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शादी तो दो ही के बीच में होती है और बारात में बहुत सारे लोग होते हैं, दुनिया भर के अखराजात होते हैं, लेकिन सही जिंदगी का जो अगर लोग अच्छे हों तो उन्हीं को जो है पुरलुत्फ जिंदगी मिलती है। जो देखिए ये बन के तैयार हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो याद रखिएगा, अगर किसी चीज को, अब यहां देखिए फोटोसिंथेसिस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और फोटोसिंथेसिस में यहां देखिए अब यहां क्या हो रहा है और यहां क्या हो रहा है। ऑक्सीजन की हालत हम जो बाद में डिस्कस करेंगे वहां आपको बताएंगे कि यहां जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है ये भी रिएक्शन रिडॉक्स की ही पहचान है। तो फोटोसिंथेसिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यहां देखिए इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है कैनिजारो रिएक्शन और ये भी जो है एक ऐसा रिएक्शन है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल है। क्यों डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल है? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही प्रोडक्ट यानी कि एक ही रिएक्टेंट ये दो चीजों में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और यही रिड्यूस भी हो रहा है, लेकिन ये मीडियम का काम कर रहा है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं और इसका एक स्पेशल नाम है दैट इज कैनिजारो रिएक्शन। तो ये ऑब्जेक्टिव में देखिए, अब क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का, आप पूछ दिया रिडॉक्स में, आप पूछा कि बेटा बताओ ये कैसा रिएक्शन है, और बच्चे जो रट्टा मारते हैं उन्हें बड़ी परेशानी होती है। ये सारे प्रॉब्लम हम आपको ले आएंगे मैकेनिज्म में और वहां तोड़ के सिखाएंगे कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने दूसरा एग्जांपल, वहां हमने H2 लिखा था, यहां हमने H लिखा है। अब ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है और ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन ही है, क्योंकि फास्फोरस ही कन्वर्ट हो रहा है PH3 में और HPO2 1 माइनस में। ये आप इसको हमेशा याद रखिएगा, ये जो माइनस है इसके ऊपर है और यही है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आसानी होगी समझने में। यहां भी इस माइनस को माइनस कर लीजिए ताकि आसानी होगी। तो ये भी एग्जांपल है डिस्प्रोपोर्शनेशन का। ये देखिए ये डिकम्पोजिशन की पहचान है। यहां देखिए ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है,
तो कोई चीज, अब इसका पहचानने का एक तरीका है कि अगर किसी रिएक्शन में दाएं या बाएं साइड में, लेफ्ट या राइट साइड में कोई भी एलिमेंट अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो उस रिएक्शन को 100% हम रिडॉक्स के लिस्ट में रखेंगे, उसके जो है फहरिस्त में होगा, उसके श्रेणी में होगा। एंड प्रोबेबली आई एम श्योर अबाउट इट, you are familiar with this. If an elements are present either inside of the reactant or product, they are always considered to be redox reaction, and without hesitation we have to solve our problem. अब यहां देखिए, इस रिएक्शन में जरा गौर करके देखिए, यहां हमने जो ट्रिक बताया, जो टेक्टिक्स बताई, सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में है, ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है, यहां देखिए फास्फोरस एलिमेंटल फॉर्म में है, यहां ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है। अब आप पूछते हैं कि सर इसमें क्या हो रहा है कैनिजारो में, तो यहां देखिए, यहां ऑक्सीजन का नंबर 1 है, यहां ऑक्सीजन का नंबर 2 है। जब नंबर ऑक्सीजन का बढ़ रहा है मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब देखिए यहां हाइड्रोजन के नंबर 2 थे और यहां हाइड्रोजन के नंबर 4 हो गए, इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन का बढ़ना ये एडिशन कहलाएगा और नंबर ऑफ ऑक्सीजन का बढ़ना ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यानी कि दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस हो रहे हैं, इसलिए हम इसको रिडॉक्स कहेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो एक सिंपल हमारा फंडा है, इसको आप याद रखिएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्लास, वी आर फेमिलियर विद दिस रिएक्शन। इफ एन एलिमेंट इज फाउंड इन free state either inside of the reactant or product, that reaction is always redox reaction. And second condition क्या हुआ कि if the number of oxygen is increased then it is oxidation, if the number of hydrogen is increased then it is reduction, and if it is simultaneous then it is redox. जैसे मैं कहूं कि मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ भी कह सकती है कि मेरी शादी हुई, और हम दोनों कहें कि हम दोनों की शादी हुई, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा रिएक्शन रिडॉक्स हुआ, कि हमने उसको जो है अपने घर लाया तो हम रिड्यूसिंग एजेंट हो गए और वो हमारे घर आई तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गई। इसलिए बड़ी सिंपल तरीका से इसको हम समझ सकते हैं। ये एग्जांपल हमने पहले भी बता दिया था, और यहाँ एग्जांपल ये फेरस को हमने फेरिक में कहा, ये भी हमारा रिडॉक्स का पहचान है। बड़ी आसानी के साथ इन चीजों को हम लोग कर सकते थे, समझ सकते थे और लिख सकते थे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन के बिना पर इसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो बड़ी आसानी के साथ आप बता सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा, दोनों साइमल्टेनियस होगा। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अगर साइमल्टेनियस होगा तो इस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ये हमें बहुत परेशान नहीं करेगा। अब इसको समझने के लिए हमें दो कंसेप्ट को लेके चलना होगा, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है। देयर आर ऑफ टू कंसेप्ट्स फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जैसे आज ही देख लीजिए कि आज बच्चे कहते हैं मम्मी आप तो पुराने ख्याल की हैं, पापा आप तो बूढ़े हो चुके। इवन बच्चे तो सठियाना भी बोलते हैं। बहरहाल अच्छी बात नहीं है कि आप माँ बाप को कहते हैं, अच्छी बात है कि वो लोग जो है अगर पुराने ख्याल के हैं, लेकिन वो गलत नहीं है। और आप कहते हैं कि जो है हम लोग मॉडर्न एज के हैं, तो खैर आप भी गलत नहीं हैं, लेकिन हमें करना क्या है, इसे समझना होगा। तो इस कंसेप्ट में देखिए, ओल्ड कंसेप्ट को क्लासिकल कंसेप्ट कहते हैं और मॉडर्न कंसेप्ट को इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहते हैं। अब हमें दोनों को पढ़ना है, तो पहले हम लोग जो लेके पढ़ेंगे ओल्ड कंसेप्ट को पढ़ेंगे। और ओल्ड कंसेप्ट में देखिए, जलने की बीमारी तो पूरी दुनिया को है, चाहे वो समाज में एक दूसरे को देख के जलते हो, कपड़ा पहन के जलते हो, घमंड करके जलते हो, या यूं ही ऑक्सीजन के साथ जलते हो, लेकिन जलने के प्रोसेस को साइंस जो है कहता है कि ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हमने ओल्ड कंसेप्ट को यानी कि क्लासिकल कंसेप्ट को लिया है और हमने बताया है कि क्या कहेंगे। तो जरा बोलिए, जो चीज जलेगी उसी का ऑक्साइड बनेगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे मैग्नीशियम को जलाएंगे तो वो क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कैल्शियम को जलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन को जलाएंगे तो क्या होगा, सल्फर को जलाएंगे तो क्या होगा। तो मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है कि ऑक्सीडेशन उस प्रोसेस को कहेंगे जो किसी चीज से रिएक्शन करे और उसका ऑक्साइड बना दे, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसलिए आपको
बहुत टेंस होने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ लिखा गया है इस पर आप गौर फिक्र करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी बात। इसमें भी आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसको बोल के पढ़िएगा, एनीथिंग दैट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। अंग्रेजी में इसको ऐसे ही बोलते हैं, और हिंदी में कहना हो तो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ किसी को भी रिएक्शन कराएंगे तो उस चीज का ऑक्साइड बनेगा, और इसी रिएक्शन को कंबशन भी कहते हैं, और इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो मैं समझता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब आ गई होगी तो हमें मेन डिस्कशन जो है एग्जाम्पल से करना है। अब हमने थोड़ा सा इस टर्म को चेंज किया है ताकि वो हमारा एक ही साथ काम हो जाए, और हमने इसको ट्रुथ टेबल का नाम देके पढ़ाने की कोशिश की है। और किया क्या हमने, कोई अलग से मैं नहीं कर रहा हूं बेटा, ये हमारा अप्रोच है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब कहा जाए ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ, ये देखिए हैलोजन, ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो ये तीन हेडिंग को मैंने एक जगह कर दिया है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वो वाटर बनता है। कलर मैं चेंज कर दूं तो आपके लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल होगा। मैं इसको ब्लैक कर देता हूं। ये देखिए, अब ये देखिए मैंने यहां जो लिख दिया है, फिर थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं कि इसमें दो चीजें और बनती हैं, उसको भी मैं बता दूंगा आपको। आइए, ये देखिए, ये मैंने यहाँ वाटर लिख दिया। वाटर तो बनता ही बनता है। अगर इस रिएक्शन को थोड़ा सा और आप बदलने की कोशिश करें तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। कंडीशन अभी हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अभी हम लोगों को पहले सीखना है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाता है, तो आप लिख सकते हैं H2O2 भी एग्जिस्ट करेगा। ये देखिए, अगर इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये HX बनेगा, दोनों बनने की पॉसिबिलिटी है। और नाइट्रोजन के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये अमोनिया बनता है। ये आपको रिवर्सिबल होता है और हैबर प्रोसेस से बनता है। आगे इसमें देखिएगा बहुत सारा जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह याद रही तो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। अब इसके साथ बात करेंगे तो ये एक्सेप्शनल कंपाउंड जो है आपके पास लिथियम का ऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ हम लोगों को क्या करना है, लिख लेना है सोडियम का ऑक्साइड भी बनता है और सोडियम पेरोक्साइड भी बनाता है। तो सोडियम का पेरोक्साइड भी बनेगा। यहाँ देखिए, सोडियम के साथ रिएक्शन करिएगा तो सोडियम का हेलाइड भी बनता है। यहाँ आइएगा तो नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये सोडियम का एजाइड बनता है। ये एजाइड क्या पढ़ेंगे इसको, AZIDI, सोडियम एजाइड। मैं खाली एजाइड इसलिए लिख दिया हूं ताकि आपको कोई मुश्किल नहीं हो। सोडियम है ये, इसमें सोडियम एजाइड आप लिख लीजिएगा। तो मैं सोड लिख देता हूं, नहीं तो कहिएगा कि ऐसा नहीं कि सर ने छोड़ दिया। अब पोटेशियम के साथ आएंगे बेटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोटेशियम भी अपना ऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम एक कंपाउंड और इसके साथ बनाता है जिसको पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कहा जाता है। मैं इसको गोला मार के लिख देता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए, अब आप जब यहां आएंगे तो इसके साथ भी पोटेशियम का हेलाइड होता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इधर जब आइएगा तो ऑक्सीडेशन करके फिर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके इसके नाइट्रेट्स बनते हैं, जो हमें नहीं डिस्कस करना है। यहाँ आप रुबिडियम की बात करिएगा तो रुबिडियम भी जो है अपना ऑक्साइड बनाता है। सीजियम के साथ बात करेंगे तो सीजियम भी जो है अपना ऑक्साइड बनाता है। यहाँ जब सॉरी, ये मैं आयोडीन क्यों लिख दिया हूँ, ये लिख दीजिए इसको KX, यानी कि सभी के साथ फ्लोराइड भी इसका होता है, क्लोराइड भी होता है, ब्रोमाइड भी होता है और आयोडाइड भी होता है। तो मैंने गलती से लिख दिया क्योंकि X के टर्म में, और X आपका क्या है, हैलोजन है। यहाँ आइएगा तो रुबिडियम का भी हेलाइड बनेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं रुबिडियम हेलाइड। अब यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ आपका सीजियम का हेलाइड होगा, जो हम लोग ये देखोगे तो ये S। अब ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, ये जो आपके पास 1 लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो इसको जो है अब कलर बदल देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, डब्बा में रखिए 1। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 2। इसकी वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी 3 होती है।
अब इस वजह से कंपोजिशन को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये हम लोगों को डे बाय डे मिलता जाएगा और आप समझते चले जाएंगे। अब यहां मैंने एक एलिमेंट जो लिखा है वो आपका फ्रेंसियम है। यहां जो है एक एलिमेंट फ्रेंसियम है, और फ्रेंसियम जो है आप आसानी से ये लिख लीजिएगा, और यहां लिखा भी है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो गोला मार के मैं इसको बना देता हूं। अब ये ऐसा दिखाया गया, इसका मतलब इसमें से रेडिएशन होता है। तो देखिएगा दो क्वेश्चन यहां मैंने बताया, पहला क्वेश्चन तो ये रेडियो एक्टिव है, दूसरा क्वेश्चन है कि ये लिक्विड है इन रेडियो एक्टिव सीरीज में। अब आपसे पूछा जाएगा, एक तो मेटल में मरकरी आप पढ़ते हैं कि लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ रेडियो एक्टिव में फ्रेंसियम भी लिक्विड होता है, ये आपको याद रखना है, बड़ी आसानी के साथ ये बात समझ में आ जाएगी। और इस एलिमेंट को याद करने का तरीका है, हाइलीना का रिबन किसने फाड़ा। अगर ये भी भूल जाते हैं तो हे लेंडर पेस ना करो रब से फरियाद, ये भी भूल जाते हैं तो आप याद रख सकते हैं हेलन कबर से फरार। जो मर्जी हो आप याद कर सकते हैं, हेलन कबर से फरार या हे लेंडर पेस ना करो रब से फरियाद या हाय लीना का रिबन किसने फाड़ा। ये तीन कंसेप्ट मैंने आपको बताया, तीनों से आप पढ़ सकते हैं। अब अगला जो हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर वही चीज है लेकिन हम अब दूसरे ग्रुप के लिए ले रहे हैं। अब इसको याद करने के लिए हमारे पास बड़ा आसान तरीका है कि ये देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और आजकल बच्चे तो कार थोड़े मांगते हैं, अब कहते हैं बेटा मांगे सुंदर कन्या बाप राजी। ये भी भूल जाते हैं तो बेमजा कसबेरा ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो ये भी टूट जाएगा। और आपने मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा, इसी के खोज में उन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला, और इसी की वजह से लोगों को कैंसर भी हो गया, और मजे की चीज कैंसर भी हुआ और कैंसर का ट्रीटमेंट भी इससे किया जाता है, यहाँ मैंने लिख दिया है। और ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये भी मैंने यहाँ लिख दिया है। अब रिएक्शन की बात आपसे मुझे करनी है, तो बेरिलियम जो होता है एक्सेप्शनल ऑक्साइड है बेटा, ये पानी में क्रिस्टल बन जाता है, तो बेरिलियम का ऑक्साइड बनेगा, ये भी आप पढ़े हैं। ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड, और ये देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड होगा, इसकी बात करेंगे स्ट्रोंशियम ऑक्साइड होगा। और यहां जब हम आएंगे तो ये बेरियम ऑक्साइड, और आप देखिएगा बेरियम का सुपर ऑक्साइड नहीं बल्कि बेटा पर ऑक्साइड भी होता है। तो एक क्वेश्चन ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर हम लोग आगे जब देखेंगे तो ये बेरिलियम का हेलाइड बनेगा, ये स्ट्रोंशियम है इसका हेलाइड बनेगा, ये मैग्नीशियम की बात करेंगे, ये सॉरी ये भी X2 लिखिएगा, मैग्नीशियम का हेलाइड बनेगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे और आप समझ जाएंगे, और करने की कोशिश करिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। ये X2 होगा, ये कैल्शियम में मुझे लिखना था, आइए तो देखिए इसमें हमें क्या करना होगा। यहाँ कैल्शियम है तो आप कैल्शियम को हेलाइड को ले लीजिए, यहाँ मैग्नीशियम है मैग्नीशियम के हेलाइड को ले लीजिए। अब ये कार्नेलाइट देखिए, ये जो है पानी में जाकर क्रिस्टल बन जाता है और ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, देखेंगे हम लोग आगे ये भी क्वेश्चन। और इस बार ये नीट में ये क्वेश्चन आया भी था, बेरिलियम और हेलाइड क्लोराइड था, और ये बेरिलियम क्लोराइड, क्योंकि जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो ये इसके दो क्वेश्चन इससे आए थे बेटा इस बार नीट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये अगले साल नहीं रहेगा, इससे बदल के एल्युमिनियम को कर देगा सेटर, क्योंकि वो जानता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन से बच्चे फंसते हैं, उसी क्वेश्चन को डालेगा। तो इसके बाद जो क्वेश्चन होगा हो सकता है एल्युमिनियम से कर दे। आगे आइए, अब नाइट्रोजन के साथ आप एक कंपाउंड आपको मिलेगा मैग्नीशियम का, यहाँ आपको 3 लिखना होगा और यहाँ N2 लिखना होगा, इसको मैग्नीशियम नाइट्राइड पढ़ते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये समझने के लिए सफिशिएंट है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी होते हैं, तो इस रिएक्शन को इत्मीनान से आप कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसी एलिमेंट को एलिमेंटल डिफिनेशन और हम चेंज क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको बड़ी आसान तरीके से बताने की कोशिश की है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हमारा है तो अगर हम उसको ऐड करने की कोशिश करें
तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। यहाँ आप देखिए आपके पास, अब हालांकि ये क्वेश्चन आप जब आइएगा तो इक्विलिब्रियम में भी मिलेगा, लेकिन जब पी ब्लॉक में आइएगा तो वहां भी मिलेगा, ये डी ब्लॉक में मिलेगा, ये डी ब्लॉक में मिलेगा, ये एस पी ब्लॉक में मिलेगा और ये भी पी ब्लॉक में मिलेगा। ये भी आपको केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, ये भी केमिकल काइनेटिक्स में आ सकता है और ये केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है। तो मैंने ओवरऑल सभी को लिया है ताकि मेरे बच्चे जो है आगे जिस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करें बड़ी इत्मीनान से क्वेश्चन को बता दें। अब मैंने कहा एडिशन, एडिशन का मतलब जुड़ जाना। तो जरा गौर करिए, जब ऐड होगा तो आप खूब अच्छे से बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो फॉस्फोरस 1 है, क्लोरीन पहले से 3 था और 2 क्लोरीन ये जोड़ देंगे तो बोलिए ये 5 होगा या नहीं होगा। तो ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड कहलाएगा। अब ये फ्लोरीन जब इससे रिएक्शन करेगा, फ्लोरीन मोर नेगेटिव नेगेटिव में आता है, तो आयरन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये फेरिक फ्लोराइड बनाता है। ये 3 बार लिखिएगा। अब ये बनाने के लिए हमें इसके पीछे 3 लगाना होगा और इसके पीछे 2 लगाना होगा। मैं बैलेंस नहीं सिखा रहा हूं, मैं बैलेंसिंग इसके बाद बताऊंगा। और ये आयरन का सल्फाइड बनाएगा जो मेटलर्जी में पढ़ना है। यहां देखिए, अब ये आपके पास 3 है, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 3 है, तो इसमें नंबर कम है, इसमें ज्यादा है, तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो टिन है, टिन का जिसको एस्टेनस पढ़ा जाता है वो एस्टेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो फेरिक है वो फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन होगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के नंबर 2 हैं और यहाँ 2 है, बैलेंस करेंगे तो इसके पीछे 2 लगाना होगा और यहाँ जो बनेगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा, SO3। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन है, यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ 2 है, तो इससे जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो N2O5 बनता है, जो हम लोग आगे रिएक्शन में पढ़ेंगे। नाइट्रिक एसिड को हीट करने से ये बनता है और पानी निकलता है। तो ये क्वेश्चन आता है अनहाइड्रस या एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसकी बात करेंगे तो एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब यहां देखिए, अब ये मैंने सारे एडिशन रिएक्शन की बात की है, इसमें हम सिर्फ क्लोरीन को डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे। अब प्लेटिनम क्योंकि 4 से ज्यादा जो है क्लोरीन को नहीं ले सकता, तो यहां अब इसको क्या लिखिएगा, अगर ज्यादा लेगा तो इस पर -4 जाएगा, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड के नाम से जानेंगे। ये स्टेनस है तो इसको आप स्टेनिक क्लोराइड कहेंगे। ये फेरस है, जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो इसको हम लोग फेरिक क्लोराइड करें पढ़ेंगे। ये एंटीमनी है, तो ये जो है अब जो है ये 5 टाइम्स क्लोरीन को रखेगा। यहाँ जब आएंगे ये टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम भी जो है टेट्रा, ये जो है आप आइएगा जब पॉलीमर पढ़िएगा तो वहां आपको ये पहुंचाएगा फायदा। जिगलर नाटा कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये देखिए प्लेटिनम 2 बार हो गया, मैं माजरत चाहूंगा, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूं, तो ये भी प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड बनेगा। अब इसको एक्सेस करते चले जाएंगे तो इस पर -4 जाना शुरू हो जाएगा, जो आपको अभी नहीं जानना है, इसलिए इत्मीनान रखिए और लिखने की कोशिश करिए। किसी चीज को अब बदल दिया गया। अब हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है जो बड़ा कॉमन है, उसके रिस्पेक्ट में हमें डिफाइन करना है, तो इसे आपको समझना है। ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड ELE स्टैंड फॉर एलिमेंट। तो मैं यहाँ एक बार लिख भी देता हूं, कभी कभी इतना इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए भी लिखा जाता है, तो मैं इसको पूरा लिख देता हूं एलिमेंट, ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो। यानी कि पॉजिटिव एलिमेंट को अगर हटाया जाए या हाइड्रोजन को रिमूव करें, उस रिएक्शन को हम हमेशा जो है ऑक्सीडेशन कहेंगे। ओवरऑल रिएक्शन इज रिडॉक्स, लेकिन क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफाइन करने जा रहे हैं उस रेस्पेक्ट में ये रिडॉक्स कहलाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि ये तो आयोडीन है और आयोडीन नॉन मेटल है, फिर इसको कैसे आप कह रहे हैं कि ये जो है हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो यहां देखिए, जब हम फ्लोरीन की बात करेंगे, ये जो आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन के नीचे आइएगा तो क्लोरीन है, क्लोरीन के नीचे आइएगा तो ब्रोमीन है,
और ब्रोमीन के नीचे आइएगा तो आयोडीन है। ये पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट है। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनिक साइज इंक्रीज एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। इसका मतलब ऊपर से जब नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा निगेटिव हुआ, और जब फ्लोरीन निगेटिव हुआ तो फ्लोरीन से क्लोरीन ज्यादा निगेटिव पॉजिटिव, इससे ज्यादा पॉजिटिव ये, और इससे ज्यादा पॉजिटिव ये। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन हुआ? आपका आयोडीन। तो यहाँ आयोडीन का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ देखिए, अब ये क्लोरीन है तो क्लोरीन तो जुट रहा है, तो जाहिर सी बात है क्लोरीन जब जुट रहा है तो इनमें तो बदलाव आ रही है, और जब ये बदलाव आ रहा है तो हम इसको भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी आयोडीन निकला है। यहाँ जब आइएगा तो देखिए हाइड्रोजन जो है सल्फर को बाहर निकाल दिया, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से खत्म हो गया, क्लोरीन के साथ आ गया, तो ये सल्फर को फ्री कर दिया। ये भी जो है हमारा क्या कहलाएगा? ये ओवरऑल रिएक्शन इज रिडॉक्स। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ निकाला जा रहा है इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ देखिए आयोडीन को बाहर किया जा रहा है और ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन के कांटेक्ट में कौन आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। तो रिमूवल हुआ या नहीं हुआ? आयोडीन को अलग कर दिया और इनको अलग कर दिया। यहाँ देखिए वही चीज है, ये Mn मोर निगेटिव पॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन को अलग करके ये कर दिया। इसलिए ये भी एग्जाम्पल जो आपके पास है रिडॉक्स का ही है, लेकिन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में ये जो हमारा हुआ ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। क्योंकि यहाँ देखिए ऑक्सीजन मोर निगेटिव है और क्लोरीन जो है इससे। एक कंसेप्ट याद रखिएगा मेरी तरफ से, हेडफोन। हेडफोन का मतलब हुआ H फॉर हाइड्रोजन, इसको हम हेड को हाइड्रोजन मानते हैं और फोन को हम कहते हैं बेटा फ्लोरीन, F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन और N फॉर नाइट्रोजन। ये लोग सबसे ज्यादा निगेटिव हैं। तो बोलिए फ्लोरीन को ऑक्सीजन नहीं हटा सकता, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हटा सकता है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन को नहीं हटा, उसके साथ जुड़ सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। ये याद रखिएगा। यहाँ देखिए अब क्लोरीन यहाँ था और इसके हाइड्रोजन को देखिए तो ऑक्सीजन ने क्लोरीन को हटा दिया और हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया, यानी कि हाइड्रोजन को भी हटा दिया इसने, और इसके हटाने की वजह से तो बोलिए ये पॉजिटिव हुआ और ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो पॉजिटिव का हटना, निगेटिव के साथ जुड़ना और पॉजिटिव हाइड्रोजन का इसके साथ जुड़ना, ये रिएक्शन हमारा रिडॉक्स ही हुआ। लेकिन क्योंकि हम निगेटिव पॉजिटिव को लेके चल रहे हैं तो जो चीज हमारी डिस्प्लेस होगी उसके रिस्पेक्ट में आपको डिस्कस करके बताना है कि ये रिएक्शन आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो कौन इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, आप आसानी के साथ बता सकते हैं। तो ये देखिए ये जो है +2 में, आगे हम आएंगे तो पता चलेगा, और ये +4 में है। तो 4 से +2 में जाने का मतलब घटना, और घटाने वाला कौन था? तो ये, इसलिए रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। इसलिए इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमने बड़ा आसान कर दिया है कि अब ओवरऑल को हमने बेटा एक समरी बना दी है। इस समरी में आप क्या पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन को अगर डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं इट इज, या ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा डिफिनेशन है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस, इट इज आल्सो एन ऑक्सीडेशन, and removal of hydrogen is also an oxidation, and removal of electropositive element from a substance। और ये हम सारी चीजें आपको बता के आगे ले आए और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब हमें रिडॉक्स के बारे में पढ़ना होगा, तो बड़ा आसान कंसेप्ट है रिवर्स बेटा। उसको अगर हम लोग रिवर्स गियर में ले लें, उल्टा कर दें, तो ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन, यानी कि एक डोनर हो तो दूसरा एक्सेप्टर होगा, एक दाता हो तो एक जो है फकीर होगा। तो हम इंसान बेटा अल्लाह के सामने फकीर हैं, और अल्लाह जो है हमेशा देने वाला है, वो कभी लेता नहीं है। लेता क्या है? तो आपकी रूह को जो है कब्ज करवाता है अपने फरिश्तों से, क्योंकि आपको जो है वो बड़ी महबूब रखता है, अपने यहाँ बुला लेगा। फिलहाल हम केमिस्ट्री में फिर से आए। अब हमने फिर से एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाएगा। ये देखिए कार्बन का नंबर 2, हाइड्रोजन का नंबर 4, और ये आपका बन गया C2H6। तो जो आप जानते हैं कि एक हमारा
जो हीरो फॉर्मूला है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का, तो जरा यहां देखिए, आपने अल्केन का फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, CnH2n+2। इसके नीचे आइए, तो इसमें से अगर दो हाइड्रोजन को हम निकाल देंगे तो एक नया फॉर्मूला बनेगा CnH2n। अगर इसमें से दो हाइड्रोजन फिर से हम निकाल दें तो फॉर्मूला हमारा बनेगा CnH2n और ये -2 हो जाएगा। अब इसके उल्टा अगर हमें जाना होगा तो हाइड्रोजन ऐड करना होगा, और यहां तक हम आएंगे तो ऐड करना होगा। तो ऊपर जाएंगे तो ऐड और नीचे आएंगे तो एलिमिनेशन। तो याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बोलिए, ये हमारा अल्कीन हुआ या नहीं हुआ? और यहाँ हमारा ये इथेन बन रहा है। ये भी देखिए, अब इसमें दो हाइड्रोजन, और हमें इथेन का जो फॉर्मूला है वो C2H6 होता है। तो हाइड्रोजन के नंबर कितने लेने होंगे? तो इसमें जो है हमें लेना होगा 4, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिखा। अब ये देखिए, ये हाइड्रोजन अभी भी इसके साथ ऐड हो रहा है, तो ये HCl बन रहा है। ये देखिए, हाइड्रोजन इसके साथ भी ऐड हो रहा है, तो ये भी रिडक्शन हुआ। ये देखिए, ये बेंजीन है, बेंजीन को हमने हाइड्रोजन दे दिया, तो ये हमारा ये क्या बन गया? C12H6। तो ये C12H6 बना, ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। और यहाँ देखिए, ये ऑक्सीजन को मैंने हटा दिया और इसके बदले में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। ये देखिए, फिर से हमने इथेन बना दिया, वाटर निकाल दिया, और ये हमने आयोडीन को निकाल दिया। अब इसके लिए बेटा हम जब पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन नहीं बल्कि पूरा अल्केन पढ़ेंगे, तो एक नारा मैंने बनाया है बेटा, मेरे किसी दूसरे लेक्चर में जरूर होगा, जहां हमने रिड्यूसिंग एजेंट को पढ़ाया है, वहां मैंने लिखा है बेटा, P फॉर मैंने लिखा है पापा, P फॉर पापा, और H फॉर आए हैं, और I फॉर आए हैं। तो पापा है ना, हम आए हैं सबको अल्केन बनाने। याद रखना है कि हाइड्रोजन आयोडाइड अगर फास्फोरस के साथ होगा तो हमेशा बेटा किसी कंपाउंड को वो अल्केन तक जाके टर्मिनेट करेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी बच्चे के माँ बाप अगर हों तो बड़ी खुशियों के साथ जिंदगी गुजारता है, वो जो चाहता है उसको मिल जाता है। उसी तरह से अगर किसी बच्चे के माँ बाप नहीं है तो वो हर चीज के लिए तरसता है। तो याद रखना है, ये रिएक्शन दो तरह से होगा, विद फास्फोरस एंड विदाउट फास्फोरस। अगर फास्फोरस होगा यानी कि ये यतीम नहीं है, तो आप सारे कंपाउंड को अल्केन तक पहुंचाएगा, और अगर इसके पापा नहीं है तो बीच मझधार में भी छोड़ के जा सकता है। तो हमारे बच्चे इसको कैसे याद रखेंगे? पापा हम आए हैं सबको अल्केन बनाने, पापा हम आए हैं सबको अल्केन बनाने। ये हमारा नारा है और यही हमारा सहारा है। आपका सहारा मीन्स आपके कामयाबी की तरफ ले जाने का सहारा तो मेरा अल्लाह है, अल्लाह पे यकीन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, देने वाला भी वही है। अब इसी प्रोसेस को, क्योंकि मेटलर्जी में आप जानते हैं कि मेटलर्जी में हम जनरली एलिमेंट को वहां से एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, बाहर करते हैं, तो हमने यहाँ लिखा है रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमें ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बताना हो तो इस रिएक्शन को कैसे करेंगे? तो अक्सर हम परेशान हो जाते हैं और डरने लगते हैं कि हमारे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। आपको नहीं बनने का सवाल ही नहीं है, आपका क्वेश्चन बनेगा और जरूर बनेगा। यानी कि कॉपर, देखिए यहां थोड़ी सी भूल हो गई है कि ऑक्सीजन इसका ओमिट हो गया है, फिर भी चलिए लिखा जा सकता है। कॉपर का जो है ऑक्साइड है, इस ऑक्सीजन को हमने इस कार्बन की मदद से निकाल दिया, तो ये कॉपर हमारा फ्री हो गया और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये बाहर निकल गया। तो ये थोड़ी सी यहाँ एक मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं, टाइपिंग में हमसे गलती हो गई है, मैं माजरत चाहूंगा। असल ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है। बहरहाल मैं भी इंसान हूं, कोई फरिश्ता नहीं, गलती होने के चांस है। अब वाटर है ये बेटा, असल ये स्टीम होता है और इसको कोक पढ़ते हैं, इसको वाटर गैस कहा जाता है। जब ये आएगा बेटा तो ये यहाँ से देखिए ऑक्सीजन को कार्बन ले लेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगा। अब दूसरा देखिए, ये एक मिक्सचर है, ये बात याद रखिएगा, इसको मैग्नेटाइट कहा जाता है। ये मिक्सचर है, और मिक्सचर किस किस का है तो मैं यहां लिख देता हूं, गौर से देखिएगा। दैट इज Fe2O3 प्लस FeO का मिक्सचर है ये। इसका नाम फेरिक ऑक्साइड है और इसका नाम फेरस ऑक्साइड है।
तो यहां से आयरन निकल गया और ऑक्सीजन रिमूव हो गया। और किसकी मदद से किया हमने? हाइड्रोजन की मदद से किया। तो ऑक्सीजन का निकल जाना ये कहलाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से आपके पास हो गया। तो देखिए यहां मैंने लिख भी दिया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज अ रिडक्शन। तो ये बड़ा छोटा सा स्टेटमेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब ऑक्सीजन क्योंकि नॉन मेटल है और नॉन मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं, तो ये देखिए मैंने लिखा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज अ रिडक्शन। कहीं से आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब हमें रिमूव करना है, तो रिमूव कैसे करना है? ये देखिए यहां क्लोरीन मोर निगेटिव है और इसको कौन निकालेगा? हाइड्रोजन। तो ये देखिए फेरिक क्लोराइड बन जाएगा। एक्सेस ले लेते तो ये आयरन बन जाता, लेकिन हम अभी इसकी जरूरत नहीं है, आगे देखेंगे। फिर हमने फेरिक क्लोराइड लिया है और हमने H2S लिया है। तो देखिए इसको जो है इसके क्लोरीन को बाहर निकालेगा और बाहर निकालेगा तो ये जो है फिर से फेरस क्लोराइड बनेगा और ये सल्फर को निकाल के बाहर कर देगा। यहां देखिए अब ये मर्क्यूरिक है और ये स्टेनस है। अब इसको क्या करेगा? इसको इसमें से क्लोरीन को ये ले लेगा और जब क्लोरीन ले लेगा तो इसके नंबर बढ़ जाएंगे और इसके नंबर कम हो जाएंगे। तो ये जब आप देखिए यहाँ जो रेशियो था 1:2 का था, यहाँ रेशियो जो है इसका 1:1 का है। तो ये देखिए क्लोरीन का नंबर कम हुआ या नहीं हुआ? तो ये क्लोरीन का नंबर जो कम हो रहा है यहाँ 1:1 है, यहाँ इसका नंबर जो है 1:2 था, यहाँ इसका नंबर 1:2 था, यहाँ इसका नंबर 1:4 है। अब डिफरेंस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्लोरीन ऐड हो रहा है और इसमें से क्लोरीन निकल रहा है। तो निकलने का नाम जो है यहाँ रिमूवल लिखा गया है, यानी कि ये क्या होगा और ये क्या होगा? तो ये रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि प्रोसेस तो सारा जो है रिडॉक्स होगा, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिस्कस करना है वो यही है कि ये जो हमारा 3 वाला है ये रिड्यूस हो रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो ओवरऑल रिएक्शन तो रिडॉक्स ही होगा, लेकिन हम कैसे समझेंगे और कैसे सीखेंगे ये सारे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आने वाले हैं। तो मैंने ओवरऑल व्यूज को जो है यही डाल दिया है कि 11-12 हमारा साथ साथ चलता जाएगा और हम आसानी के साथ पढ़ते चले जाएंगे, हमें रटना नहीं पड़ेगा। अब इसी चीज को हमने फिर से दोबारा लिख दिया है, रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन इज रिडक्शन। और रिडक्शन में आप देखिए रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, तो वहां हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, तो यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन जो है आपको जो हाइड्रोजन वहां रिमूव हो रहा था तो यहाँ ऐड करना होगा। फिर से वो रिएक्शन आ गया। ये 2 स्लाइड हमारे बन गए हैं, आइए इसको हम चेंज कर देते हैं, आगे लेके चले आते हैं। तो आपके पास क्या है? अब हमारे पास दूसरा जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम इस रिएक्शन को करें तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अगर ऐड कर दिया जाए किसी कंपाउंड के साथ तो वो भी रिडक्शन की ही पहचान है। यहाँ देखिए कॉपर के नंबर क्या है? 1, यहाँ कॉपर का नंबर क्या है? 2, लेकिन रेशनल फॉर्म देखिएगा तो इसका जो रेशियो है यहाँ आप देखिए एक वाले कंपाउंड में जो आपके पास कॉपर है, ये देखिएगा यहाँ रेशियो है 1:2 का और यहाँ रेशियो है 1:1 का। तो बोलिए यहाँ रेशनल नंबर जो है चेंज हुआ या नहीं हुआ? और अगर बदलता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा कॉपर ऐड हो रहा है, इसलिए इसका यहाँ रिडक्शन हो रहा है। किसके जरिए? तो बाई CuO के जरिए, याद रखना है। अब यहाँ देखिए यहाँ मरकरी को मैंने ऐड कर दिया, यहाँ रेशियो फिर से बदल गया। अब ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जो हमारा है इसको कैसे पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे ये हम बताने चल रहे हैं। मॉडर्न में कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है, इसी का नाम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। अब हम कहाँ से तलाश करेंगे? अगर मान लीजिए रिएक्शन हमारा आयनिक होता है, हमें पहचानने में परेशानी होती है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो बड़ा आसान कंसेप्ट में मैंने इसको लिखा है, जो हमने किसी जमाने में पढ़ा था, फॉरेन की बुक थी, अब तो ये मार्केट में कॉमन है, लियो प्लस जर। अब इसी चीज को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं? तो अब लियो स्टैंड फॉर देखिए, L स्टैंड फॉर लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड O फॉर ऑक्सीडेशन। यानी कि अब इसको एक अंग्रेजी में पढ़ना हो
तो पढ़ सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन ऑक्सीडेशन। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी सफिशिएंट है। अब हमने जर के बारे में बात की, तो G फॉर गेन, E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड R फॉर रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अंग्रेजी में अगर ये लिखा जाए तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है और आपके लिए भी मुश्किल नहीं है। तो आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना हो तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, तो मैं यहां एक बार लिख देता हूं ताकि आप इसको पढ़ सकें। ये देखिए, अब हम इसको कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको ऐसे ही लिखा जा सकता है, लॉस ऑफ, यहां डाल दीजिए एन इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। बड़ा आसान टर्म है बेटा। अब रिडक्शन के लिए कोई पूछे तो यहां आप क्या पढ़ सकते हैं, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और यहां डाल दीजिए इज रिडक्शन। तो इस रिडक्शन, तो इस तरह से आपका ये काम आसानी से हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद रखना है, लियो और जर को कहेंगे। अब हमने एक और आपके लिए अब कंसेप्ट बताया है कि लॉस होगा तो क्या होगा। तो हम जैसा कि जानते हैं कि ऑल एलिमेंट्स आर न्यूट्रल, एलिमेंट्स जब अगर न्यूट्रल होगा और इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो उस पे प्रोटॉन का चार्ज नहीं बेटा, न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है। अब जब बाहर होता है तो प्रोटॉन के नंबर बढ़ जाएंगे। तो आपसे कोई पूछे कि कोई पॉजिटिवली चार्ज अगर हो जाए तो इसकी वजह क्या है, तो आप बताइएगा कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। अब आप जरा करिए, गौर करिए कि आयरन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 पॉजिटिव चार्ज। आयरन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन को निकाले तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3 पॉजिटिव चार्ज। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 1 पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन निकला। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये मैं लिखा हूं, इसको आप देख लीजिए, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। यानी कि जो ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट हमने ऊपर लिखा वही बात आपको करनी है, कोई तीसरी चीज को आपको करने की जरूरत नहीं है। यानी कि लियो, ये ऑक्सीडेशन की पहचान है। अब जब ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या होता है, गेन करना इलेक्ट्रॉन का। सपोज करिए आपने कॉपर को +2 लिखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक देंगे तो ये निगेटिव और ये 2 पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव जैसे ही जाएगा तो इस पर एक पॉजिटिव कम हो जाएगा, तो ये रिडक्शन हो गया। अब ये 3 है, 1 दिया, ये 2 बन जाएगा। यानी कि ये 1 पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह से देखिए, ये 4 है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये प्लस हो गया, +2 हो गया। अब इस प्रोसेस का उल्टा क्या होगा, तो रिडक्शन। और जब ये प्रोसेस उल्टा हो गया तो इसको हमने, इसका नाम क्या दिया था, प्रोबेबली आपको याद है, जो मैंने जर बताया था। तो जर स्टैंड फॉर रिडक्शन, और क्योंकि दोनों साइमल्टेनियस हो रहे हैं इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रिडॉक्स कहेंगे। तो इस तरह से ये आपके लिए आसान हो जाएगा और आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आइए, मैंने इसको एक अपना नंबर लाइन दिया है। अब ऑल एलिमेंट्स आर न्यूट्रल, मैंने यहां 0 जो लिखा है बेटा, ये एलिमेंटल वैल्यू है, ऑल एलिमेंट्स आर न्यूट्रल। अब हमने कहा कि अगर ऑक्सीडेशन होगा, अभी पीछे बताया हमने कि पॉजिटिव चार्ज के नंबर इंक्रीज करते हैं और इस प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन है। अब फिर ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होगा, जो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ जाए, यानी कि निगेटिव चार्ज बनना शुरू हो जाए, तो वो हमारा रिडक्शन कहलाता है। अब पॉजिटिव का मतलब बढ़ना, तो बढ़ने को क्या कहेंगे बेटा, इंक्रीज करना। अब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो आपका आंसर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज करना, ऑक्सीडेशन। अब हमने दूसरा डंडा ये लिया है कि अब मैं इधर से इधर आ रहा हूं। अब जरा गौर करिए, अब जब आप इधर से जब इधर बढ़ रहे थे, यानी कि आप यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे थे,
जब आपका ये प्रोसेस लियो हो रहा था तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा था, गोया के प्रोटॉन के नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो रहे थे। अब यहां जो मैंने लिखा कि ये हमारा जर हो रहा था और ये हमारा क्या हो रहा था, यानी कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ रहे थे और प्रोटॉन कम हो रहा था। अब हमने ये बात की कि अगर हम जब यहां से लौटना शुरू कर दें, यानी कि इसका रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा। अब रिडक्शन का मतलब जब पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव के साथ अगर अब हम लोग क्या कर दें, इसमें जो है अब इलेक्ट्रॉन ऐड करना शुरू कर दें तो इसका रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा। यानी कि एक बार जब बढ़ गया तो वो अब घटना शुरू करेगा, इसलिए ऑक्सीडाइज होने के बाद अब वो रिड्यूस ही हो सकता है। अब उसी तरह से इसके अपोजिट में हम आएंगे, यानी कि निगेटिव का जो है बढ़ना, निगेटिव तो कम ही हो रहा है। अब इधर जब हम जाएंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ये उसके उल्टा हो जाएगा जो आपने यहां लिखा था। तो अब इसको क्या होगा, समझना है, रटना नहीं है बेटा, रटेंगे तो आपको परेशानी होगी। अब ये कंसेप्ट आपका लियो का आ जाएगा। तो याद रखिएगा, यहां के जो चीज होगी वो हमेशा कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, और उर्दू में इसको मुरक्कब कहा जाता है, जो उर्दू मीडियम के बच्चे होंगे उनके लिए, और इसको अंग्रेजी हिंदी में यौगिक कहा जाता है। तो यहां जब बात आएगी बेटा, तो ये आपका कंपाउंड हो सकता है या ये कोई आयन हो सकता है। तो यहां भी वही बात लिख सकते हैं जिसको हम लोग उर्दू में मुरक्कब के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग कंपाउंड भी लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि दोनों में फर्क क्या पड़ेगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका नेचर क्या होता है वो जानना जरूरी है। वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तब आपसे कोई सवाल पूछे कि ये नंबर लाइन से आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, कि अगर पॉजिटिव बढ़ेगा उसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा, और अगर निगेटिव बढ़ेगा यानी कि -1, -2, -3, ये नंबर यानी कि कम ही हो रहा है ये, तो ये रिडक्शन होगा। लेकिन रिड्यूस होके बेटा क्या होगा, वो फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसका जब उल्टा चलना शुरू करेगा तो रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन जिसका होगा उसकी नेचर क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट की, और जिसका रिडक्शन होगा वो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि जो बिहेवियर है वो प्रोसेस के उल्टा होगा। अब हमने जो बात यहाँ लिखी है, अब इसके बारे में कोई पूछता कि एक बार जो बड़ा हो गया अब वो छोटा होना शुरू होगा, अब जो छोटा है वो बड़ा होना शुरू होगा। तो यहाँ जो बिहेवियर इसकी होती, ये देखिए जो मैंने यहाँ लिखा है, गौर से देखिएगा, यहाँ देखिए। अब यहाँ के बिहेवियर के बारे में बात करते तो देखिए गेन वाले के देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा गया है, तो इधर की चीज जो है अब आपका क्या होता, इसको OA लिख दीजिए। अब इसके बारे में क्या करते, क्योंकि ये तो लियो है तो ये क्या होता, अब ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता। तो यहाँ वाला बिहेवियर इससे एक्सप्लेन होता, यहाँ वाला बिहेवियर ये देखिए यहाँ से चलना शुरू, इससे भी एक्सप्लेन होता। आइए एलिमेंट की बिहेवियर इससे एक्सप्लेन होती और एलिमेंट की बिहेवियर इससे होती। जैसे सपोज करिए मैंने लिखा HCl, तो HCl अब एक कंपाउंड है। अब ये बनता किसके जरिए है, ये देखिए, तो आपने पढ़ा है H2 + Cl2 से, तो बोलिए हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन और क्लोरीन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, तो दोनों ना आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसकी बिहेवियर जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट की है और इसकी बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह रहमान। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप ये बात समझ गए होंगे, नंबर लाइन के बिना पर अगर कोई बढ़ता है तो उसका नाम क्या होगा और कोई घटता है तो उसका नाम क्या होगा। तो हम इसको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसके बाद हम दूसरे अप्रोच को लेके चलेंगे और इंशाअल्लाह वो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फिर